नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। मैं दिव्या, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर भावना गुप्ता, जो कि आज बताएंगी रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। तो मैम, आपका स्वागत है कृषि नेटवर्क लाइव सेशन में। और मैं पहले ये जानना चाहूंगी मैम कि गाय और भैंस में जो प्रजनन होता है वो क्या है होता है। आ, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं किसान भाइयों से इंटरेक्ट कर सकूं। गायों में प्रजनन यानी कि गाय या भैंस गाभिन होती है, और जैसे गायों में 9 महीने के बाद, भैंसों में 10 महीने के बाद काफ पैदा होता है, बछड़ा या बछिया। तो ये प्रजनन है। सामान्य रूप से 1 साल के अंदर आप यदि एक काफ लेते हैं तो ये सबसे उचित या प्रॉफिटेबल माना जाता है किसान भाइयों के लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए कि साल में एक काफ आपको मिले। ओके, तो मैम आप मुझे एक चीज बताइए कि कारण और लक्षण क्या होते हैं इसके। अ, जो रिपीट ब्रीडिंग की बात आप कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कायदे से आप जब पशु हीट में आता है, गर्मी में आता है, तो उसको आप या तो प्राकृतिक तरीके से या कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से जब क्रॉस कराते हैं तो हम्म। उसमें गर्भधारण होना चाहिए। जी। और 10 महीने या 9 महीने डिपेंडिंग अपॉन, जैसे गाय है तो 9 महीने, भैंस है तो 10 महीने में बछड़ा आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आपने गाभिन कराया और 21 दिन बाद फिर से आपका पशु गर्मी में आ रहा है, हीट के लक्षण दिखा रहा है, या 21 दिनों के बाद ना हो के 1 या 2 महीने बाद फिर आपका पशु गर्मी के लक्षण दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो गर्भधारण नहीं हुआ है, और या यदि हुआ है कि मान लीजिए 1-2 महीने बाद फिर से वो रिपीट गर्मी के लक्षण दिखाता है, तो उसका मतलब ये निकल रहा है कि उसने गर्भधारण तो किया है, लेकिन शुरू की स्टेज में ही भ्रूण जो है पशु ने फेंक दिया है, या उसका एबॉर्शन हो चुका है, मिसकैरिएज हो चुका है। तो ये दोनों लक्षण रिपीट ब्रीडिंग को दिखाते हैं। और यदि ऐसा 2 या 3 बार हो चुका है तो वो श्योर है कि रिपीट ब्रीडिंग का केस कहा जाता है इसको। ओके, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि पुनरावर्ती प्रजनन के लिए उत्तरदायी क्या होता है, कर्क कौन से ये होते जो रिपीट ब्रीडिंग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आनुवंशिक कारण हो, कि मतलब आपकी भैंस या गाय में आनुवंशिक रूप से ही कोई कमी हो। हैं। जी। आनुवंशिक रूप से कमी होने के कारण पहला तो कई बार वो हीट में ही नहीं आएगी। नॉर्मल कंडीशंस में गाय या भैंस है 3 से 4 साल के बीच में पहली बार उसको हीट में आना चाहिए। जी। लेकिन कोई आनुवंशिक कमी है यदि जानवर में, तो वो ऐसा नहीं दिखाएगी। कई बार ये हो सकता है कि आनुवंशिक कारण से है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पशु ने एक बार तो गर्भधारण किया, लेकिन सेकेंड टाइम कंसीव करने में उसको समस्या आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब एक बार गर्भधारण हो चुका है तो वो आनुवंशिक रूप से तो ठीक है, लेकिन अब दोबारा गर्भधारण नहीं हो रहा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत सारे कारणों से पशु के प्रजनन तंत्र में प्रवेश कर सकता है। जैसे पहली बार जब गाभिन हुआ है पशु, तब जर इजिली नहीं रिमूव हुई हो, जर रुक गई हो, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो वो जब खींच के निकालते हैं आप या हाथ डाल के कुछ, तो उस कंडीशन में जो पशु का प्रजनन तंत्र है उसमें इंजुरी या घाव हो गए, और हम्म। आपने हाथ डाल के या किसी कारण उसको खींच के निकाला, तो इन्फेक्शन बढ़ गया। तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका पशु या तो हीट के लक्षण ही नहीं दिखाएगा, या दिखाएगा तो कंसीव नहीं करेगा। तो उसमें एक तो इन्फेक्शन हो गया। सेकंड, उसकी कई बार एज का भी बहुत बड़ा महत्व है, कि ज्यादा एज हो जाती है पशु की तब भी रिपीट ब्रीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार सीजन का भी है, जैसे स्पेशली भैंसों में गर्मी के दिनों में साइलेंट ईस्ट्रस देखा गया है, तो आप गर्मी के लक्षण को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते जी। कि कब पशु गर्मी में आया है। जी। इसके अलावा एक चीज मैं बताऊं कि गर्मी में आने के बाद जब आप उसको या तो कृत्रिम गर्भाधान से या नेचुरल तरीके से गर्भधारण कराते हैं, तो उसमें एएम और पीएम का एक रूल होता है, कि जैसे यदि आपका पशु सुबह में गर्मी के लक्षण दिखा रहा है तो उसका शाम को एआई या सांड से मिलवाना चाहिए। यदि वो शाम को गर्मी के लक्षण दिखा रहा है तो सुबह में। तो ये एएम और पीएम का यदि आपने रूल फॉलो नहीं किया और समय पे उसका गर्भधारण नहीं करवाया, तब भी आपको फाइनली जो भी है मतलब कि बछड़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, उसमें मुख्य है पोषण।
क्योंकि जो एक प्रजनन है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जी इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं। सो ये सब चीजें आपकी जब आप उचित पोषण देते हैं पशु को, तभी ये संभव है कि उसका जो फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर काम कर सके। तो पोषण भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस है, जो पशु का हार्मोनल बैलेंस भी बहुत रोल प्ले करता है इस चीज में। जी। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि इससे मतलब जैसे आपने अभी ये कहा कि हाथ डाल के जब उससे इन्फेक्शन फैलता है, तो इसका कोई मतलब मेडिसिन भी है कि? हाँ जी, इससे बेटर है कि आप एक तो पशु को एकदम तुरंत नहीं जर निकलती है, तो यदि ये 12-13 घंटे का समय लग रहा है तो ये नॉर्मल है, 8 से 12 घंटा लगता है समय, और इतना समय दीजिए। लेकिन तब भी नहीं निकल रही तो आप पशु चिकित्सक की मदद लीजिए। और उसमें भी बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आप एक हार्मोनल प्रिपरेशंस को अवॉइड करिए, इन सब चीजों में तो बेटर है। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का भी है, जैम फर्टिकेट चल रहा है। उसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। एग्जापार है, एग्जापार जब आप देते हैं तो पशु का जो पहली बार की काविंग का कचरा है या कुछ है जो गर्भाशय में रह गया, वो इजीली रिमूव होता है। जी देन मिनरल्स है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है ये। तो मिनरल्स का मैंने बताया बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो मिनरल्स है, कि वो कम क्वांटिटी में चाहिए हैं, लेकिन जो हार्मोनल बैलेंस है या प्रजनन तंत्र की सुचारू वर्किंग के लिए वो बहुत जरूरी है, जैसे सेलेनियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब उसमें है। इसके बाद इसके अलावा जैसे वो यूट्रस को भी प्रॉपर उसमें शेप में जल्दी लाता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है ये जैम फर्टिकेट जो है। तो जब आप ये सब का कॉम्बिनेशन देते हैं, तो जब आप एआई कराते हो तो सक्सेस रेट बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि ये ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। ये जब आप ड्रग यूज करते हैं तो जो कचरा है गर्भाशय में वो भी इजिली रिमूव होता है। तो ये सब चीजों का आपको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ जो ड्राई पीरियड का बोलते हैं, कि जैसे पहली काविंग हो गई, दूसरी होने वाली है, उसके पहले आप 60 दिन का उसको ड्राई पीरियड रखिए। जी। इससे भी आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और अगली बार जो पशु है उसका बॉडी जो है इजीली रिकवर होता है, और नेक्स्ट जो कंसेप्शन है उसमें हेल्प मिलती है। ओके, थैंक यू मैम। मुझे एक और चीज जानना है, जैसे इसका इलाज कैसे होता है, इसका जैसे हाँ, इसका इलाज कैसे होता है? इसका इलाज जैसे मैंने बताया, प्रजनन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इन सब चीजों के लिए एक कारण नहीं है जिम्मेदार, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि कोई ऐसा पशु है जो रिपीट ब्रीडिंग दिखा रहा है, हम्म। उसकी प्रॉपर तरीके से आप पशु चिकित्सक से जांच कराएं। जी क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्ट हो या इन्फेक्शन के कारण हो, तो वो रूल आउट करेंगे पशु चिकित्सक। यदि इन्फेक्शन या और कोई सिस्ट वगैरह नहीं है तो पोषण की कमी दिखाता है, तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पशु के में पोषण में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको ऐड करें। कई बार बहुत सारे मार्केट में मिनरल मिक्सचर्स अवेलेबल हैं, उनको ऐड करना चाहिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो बेस्ट है भाई, गांव में या गरीब है जो किसान भाई, वो नहीं है कुछ, तो आप जागरी इंक्लूड कर लीजिए, घर का खाने का नमक इस्तेमाल कर लीजिए। पर इससे क्या होगा, उतना बैलेंस्ड नहीं है ये जितना मार्केट में अवेलेबल मिनरल मिक्सचर है, फिर भी कुछ हद तक ये मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। तो ये सब सजेशंस हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए। इसके अलावा गर्मियों में आप पशु का ध्यान रख सकते हो, कि जैसे भैंस है तो स्पेशली बोलते हैं फव्वारा वगैरह रखो, ठंडा छाया में बांधो अपने पशु को, तो उससे भी हीट प्रॉपर आएगी और प्रॉपर कंसेप्शन के चांस बढ़ते हैं। ओके, तो मैम हम इसे कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए देखिए, जब आप वयस्क स्वस्थ पशु चाहते हैं तो उसका जब वो बछिया के रूप में है जानवर, तब से ध्यान रखना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप उसकी इनिशियल स्टेज पे पशु का ध्यान रखते हैं, तब जाके वो वयस्क पशु भी स्वस्थ आपको मिलता है। एक ये है। दूसरा, उसके पोषण का ध्यान हमेशा ही रखना पड़ेगा आपको, स्पेशली मैंने जैसे बताया बैलेंस्ड राशन होना चाहिए, और उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन से इनकी भरपूर मात्रा हो। इसके अलावा इन्फेक्शन को अवॉइड करिए। इन्फेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इन सब का ये तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि कोई पशु ऑलरेडी बीमार है यदि, तो उसको आप अलग रखिए बाकी स्वस्थ पशुओं से। पशुओं का वैसे मैंने बताया हाथ डाल के या कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, ये केवल पशु चिकित्सकों के द्वारा, वो भी ग्लव्स पहन के साफ हाथों से
करते हैं। उसके बाद भी एंटीबायोटिक या बोलस है, ये भी यूज होते हैं। तो किसान भाइयों को, या जैसे कई बार अपन छोटे मोटे किसी जान पहचान वाला कोई थोड़ा सा भी दवाई जानता है जानवरों की, तो लेमैन से कराने लगते हैं कई बार उनका ट्रीटमेंट। तो पशुओं की गर्भाशय में हाथ डालना या कुछ इस टाइप की चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। तो जी। इस तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके मैम। मैम आप अपने तरफ से भी कुछ बताइए, आपके पास भी ऐसे आए होंगे। देखिए, एक स्टडी हुई, जैसे कई बार ब्रूसेलोसिस में भी रिपीट ब्रीडिंग के चांस बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है इनमें। तो सबसे अच्छी सलाह यही है कि जितना कम से कम इन्फेक्शन पहुंचे आपके पशु में, उसको संतुलित मात्रा में पोषण मिले, और आसपास का जहां आप पशु को रख रहे हैं वहां भी साफ सफाई रखें। इससे भी कुछ हद तक आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो साफ सफाई में वही है कि आजकल तो बहुत अच्छा कच्चा फर्श भी है, जी। पक्का फर्श भी है, तो वो भी है। यदि तो आप बीच बीच में चूने की पुताई कर सकते हैं वहां पे। और बेस्ट है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जितनी ज्यादा धूप और सूखा रहे वहां का वातावरण जहां पशु को आप बांध रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा कई बार जर है या कोई एबॉर्शन हुआ भी है पशुओं में, तो वो जो एबॉर्टेड मटेरियल है और पशुओं की प्लेसेंटा या जर है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उसका उचित निष्क्रमण करना चाहिए। मतलब आप ऐसे कहीं भी फेंक मत दीजिए उसको। जी। फेंकने से क्या, यदि कोई इन्फेक्शन है तो वो वातावरण को प्रदूषित करता है, और हम्म। फिर वो बाकी स्वस्थ पशुओं को ट्रांसफर होता है। तो उससे उचित है कि आप गड्ढा खोद के थोड़ा गहरा, उसमें नमक डालिए, चूना डालिए, और इस तरह का जो भी एबॉर्टेड मटेरियल है या जर है उसको दबा दीजिए। तो ये बाकी के पशुओं में इन्फेक्शन के चांस को कम करता है। ये भी एक तरीका हो सकता है। ओके। तो धन्यवाद मैम, आपने हमारी इतनी हेल्प की ये बताने के लिए कि रिपीट ब्रीडिंग से क्या होता है, और इसके कारण मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है जो मतलब फैल जाती हैं बाकी जो स्वस्थ पशु होते हैं। तो आज का विषय हम यही खत्म करते हैं, और आपका जो भी मतलब आपका जो भी सवाल है आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद मैम। धन्यवाद दिव्या जी, आपको भी। आपने भी बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया कि जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं अपने किसान भाइयों के साथ उसको डिस्कस कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद।